हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन चीज़ों को कवर कर रहे हैं जो लगभग एग्ज़ाम में पूछी गई हैं या एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। इसी क्रम में हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं प्रमुख उपनाम, यानी कि जो आर्टिस्ट हैं या कुछ मंदिर हैं उनको उपनाम से जाना जाता है। तो ऐसे उपनाम, चूंकि वैसे उपनाम की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम इस वीडियो में उन उपनामों को कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। ऐसे नामों को हम अपने आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सभी पहले तो एक चीज़ ये डिसाइड कर लें कि भाई आपको ये वीडियो जब देखेंगे आप, तो आप इसमें ये करना कि आपसे जो बनते हैं उसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं बनते हैं उसे आप नोट करके अभी उसे तैयार कर लो। क्योंकि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या पूछा जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चीज़ें ऐसी भी हैं कि कुछ ऐसे भी उपनाम हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अगर पूछे गए तो उस दिन से फिर वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कैसे? बहुत से प्रश्न ऐसे थे जिस पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं जाता था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया तो उसको भी अब टॉपिक बना लिए हैं। क्योंकि सिलेबस जब हम देखते हैं यूपी टीजीटी का, तो उसमें हमें इस तरीके के सिलेबस में ऐसा कोई पॉइंट दिखता नहीं है, लेकिन विविध के अंतर्गत ये सब चीज़ें आ जाती है, वहाँ से भी ये प्रश्न बन जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे उपनाम। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो ध्यान से एक एक नाम, एक एक सबटाइटल देखते रहें किसका क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख उपनाम। तो प्रमुख उपनाम में कुछ इस तरीके से कवर करते हैं कि एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ेंगे तो जल्दी चीज़ें याद होंगी। तो थोड़ा सा हम रिलेट करते हुए चलते हैं ताकि एक दूसरे से मिलता जुलता रहे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, एक पॉइंट है पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है। पूर्व का राफेल। ये वीडियो ऐसा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे चीज़ें बनती होंगी, तो बनने वाली बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बन रहा है तो एग्जाम तक याद रहेगा कि नहीं, ये भी हमें ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत लोग ऐसा है जिनसे आ रहा है, 2-4 चीज़ें आ रही तो आप उसको हल्के में मत लो, उसको रिवाइज बराबर करते रहो जब तक आपका पेपर ना हो जाए। क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है जिसे थोड़ा बहुत याद है, तो उसे ये लग रहा है कि ये टॉपिक तो हमसे अच्छे से बनता है। बहुत से लोगों के साथ यही दिक्कत हो रही है, उन्हें लगता है कि पाल शैली, जैन शैली, बौद्ध शैली क्या है उसमें, अजंता में वही 29-30 गुफाएं, चैत्य विहार, पद्म पाणी बोधिसत्व वही तो पूछता है। ऐसा नहीं है। आप अभी भी अगर उठा करके देखोगे तो बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आप अजंता में ही फंस जाओगे। इसलिए कभी भी अपने अंदर ये ना आने दे कि मुझसे ये चीज़ बनती है, अच्छे से बनती है, अच्छी बात है, रिवीजन करते रहो जब तक पेपर ना हो जाए। पेपर के बाद छोड़ देना, मत पढ़ना, लेकिन पेपर तक किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है। चलो, पूर्व का राफेल और पूर्व का होमर। पूर्व का होमर और एक पूर्व का दैत्य। और एक है पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस। ठीक है, तो ये पहले हम पूर्व पूर्व शब्द को कवर करते हैं कि पूर्व से क्या क्या नाम हो सकते हैं। जैसे पूर्व का राफेल, पूर्व का राफेल कहा जाता है बिहजाद को। और बिहजाद किसके शासनकाल में था? बिहजाद का उल्लेख बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किया है। पूर्व का होमर, पूर्व का होमर फिरदौसी, इसको भी हम बाबर के समय में ही देखते हैं। फिरदौसी ने किताब लिखी थी, कौन सी? शाहनामा, जिसे हुमायूं अपने साथ भारत लाया था। फिर पूर्व का दैत्य, पूर्व का दैत्य हम देखते हैं तो जो मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में है, मार्तंड
सूर्य मंदिर, इसे पूर्व का दैत्य कहा जाता है या साइक्लोन ऑफ द ईस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। फिर पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस कहे तो एक तो जयपुर ध्यान रखना, और पूर्व का पेरिस जब बात आए जयपुर के साथ साथ कहीं कहीं हमें पांडिचेरी भी देखने को मिलता है, तो दोनों रख लेते हैं, मेन जयपुर रखना और पांडिचेरी को भी कहा जाता है, तो एक ये रख लेंगे। तो ये पहले वाले सेक्शन में हमारे क्या क्या कवर हो गए, पूर्व का होमर, पूर्व का राफेल, पूर्व का दैत्य और पूर्व का पेरिस। चलो आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो पिछले साल जो पूछा गया था प्रश्न वो यहां से पूछा गया था, पक्षियों का चितेरा, पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है, भीलों का चितेरा, भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है, और भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है। ये तीन तो हैं बहुत सारे चितेरे, लेकिन मेन मेन बता रहे हैं, भैंसों का चितेरा। ये तीनों चितेरे किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पक्षियों का चितेरा जब बात आएगी तो पक्षियों का चितेरा कौन है, देवकीनंदन शर्मा। भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल जोशी, और भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल। तो इनको देख लेते हैं, पक्षियों का चितेरा देवकी नंदन शर्मा, भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल जोशी को कहा जाता है, गोवर्धन लाल जोशी को कहा जाता है। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल को कहा जाता है। यानी कि इस तरीके से आप याद करेंगे, पहले आपको पूर्व पूर्व वाले याद करने हैं, पूर्व का दैत्य, पूर्व का होमर, पूर्व का राफेल, पूर्व का पेरिस, पहले पूर्व पूर्व वाले। फिर उसके बाद याद करने हैं चितेरे, पक्षी का चितेरा, या देखो मोर का चितेरा पूछे तो मोर तो पक्षी है तो उन्हीं को लगाना, देवकीनंदन शर्मा को ही। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल, और भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल जोशी। तो पहले हमें पूर्व पूर्व वाले लगाने हैं, फिर चितेरे वाले लगाने हैं। अब इसके बाद हम आते हैं सिद्ध पर, ठीक है। तो पूछे शिव सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है, शिव सिद्ध कलाकार, या पूछे मुगल सिद्ध कलाकार, तो इन दोनों को हमें ध्यान रखना है, मुगल सिद्ध कलाकार। तो जब शिव सिद्ध कलाकार की बात आएगी तो शिव का विस्पान, शिव से संबंधित हम देखेंगे तो नंदलाल बोस, नंदलाल बोस जी हैं कौन, शिव सिद्ध कलाकार। मुगल सिद्ध कहा जाए तो मुगलों की खूब सारे चित्रों की अनुकृतियां, चाहे शाहजहां के अंतिम दिन देखें, ठीक। तो इसमें ज्यादातर मुगलों के जो चित्र हैं वो अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने बनाए हैं। तो अगर आए शिव सिद्ध कलाकार तो नंदलाल बोस, और मुगल सिद्ध कलाकार तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर को लगाना है, ठीक। तो इस तरीके से जब हम याद करेंगे तो चीजें सेट रहेंगी, क्योंकि देखो आपको लगता है कि आप कर लोगे, लेकिन उस समय पर क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लेकिन हमसे गलत हो जाएंगे। कैसे गलत हो जाएंगे, जब शिव सिद्ध और मुगल सिद्ध आ जाता है दोनों, तो वहां पर चूंकि हमने शिव सिद्ध भी पढ़ा है, मुगल सिद्ध भी पढ़ा है, और नंदलाल बोस अवनीन्द्रनाथ दोनों देता है,
तब फंसता है इंसान। अब पूर्व का राफेल, पूर्व का होमर, फिरदौसी, बिजात दोनों को देगा। अब आपको देखना है फिरदौसी को क्या कहा जाता था, बिजात को, अगर वहां पर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आप नहीं कर पाओगे। रंगों का जादूगर किसे कहा जाता है, रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो भाई उसमें भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूजन पेपर में हो जाएगा ऑप्शन को देख करके। इसलिए अगर आप सटीक याद किए हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम चीजों को इस तरीके से याद करके रखें कि चीजें हमारी एकदम सटीक तरीके से तैयार रहें। ठीक है, इतना हो गया। स्क्रीनशॉट जिसे लेना हो ले लो, फिर आगे चले। चलो इसमें आगे देख लेते हैं। सम्राट की बात करते हैं। ठीक है, कला सम्राट, रंगों का सम्राट, भावों का सम्राट, भावों का सम्राट। तो सम्राट वालों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कला सम्राट किसे कहा जाता है। तो कला सम्राट किसे कहा जाता है, कला सम्राट कहा जाता है बीसी सान्याल को, बीसी सान्याल। फिर रंगों का सम्राट, रंगों का सम्राट देखेंगे तो अब्दुल रहमान चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई। और भावों का सम्राट छतेंद्रनाथ मजूमदार। अब देखो इनके और भी बहुत सारे उपनाम हैं, जैसे चैतन्य सिद्ध कलाकार भी ने कहा जाता है, लेकिन हम पहले उनको कवर करें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर बाकियों को बाद में देखेंगे। पहले जो जरूरी हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा। पूर्व पूर्व वाले हो गए, पक्षी चितेरे वाले हो गए, फिर सिद्ध वाले हो गए, सम्राट वाले हो गए। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। चित्रकारों का राजकुमार, सबको याद होगा, और जिसको नहीं याद होगा तो कोई नई बात नहीं है, आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए आपको नहीं याद है। एक बार याद कर लोगे तो आप भी उन्हीं की श्रेणी में आ जाओगे जिन्हें याद है। तो जिन्हें नहीं याद है उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको याद हो जाएगा 2-3 दिन में, और आप याद करके उन्हीं के बराबर आ जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिनसे जो जो नहीं बन रहे हैं वो उसको भी तैयार कर लें ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो अगर यहां से प्रश्न बने तो, क्योंकि यहां से 1 नंबर का प्रश्न बनता है। तो चित्रकारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, पहले बाद में लिखें, पहले शब्द शब्द लिख लेते हैं। ठीक है, फिर शताब्दी पुरुष, शताब्दी पुरुष किसे कहा जाता है, कैलेंडर आर्टिस्ट किसे कहा जाता है, कैलेंडर आर्टिस्ट। रचनात्मक कलाकार, देखो यहां पर भी कंफ्यूजन होता है। ठीक है, रचनात्मक कलाकार, प्रयोगात्मक कलाकार, प्रयोगात्मक कलाकार। रंगों का सम्राट भावों का सम्राट हो ही गया है। वैष्णव संत या वैष्णव सिद्ध कलाकार। रेखात्मक कलाकार,
रेखात्मक कलाकार, भारतीय कला का पैगंबर, पैगंबर और भारत का पिकासो। पहले हम इन्हें कवर करते हैं, ठीक है, जितने लिखे अभी। सबसे पहले चित्रकारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? चित्रकारों का राजकुमार कहा जाता है राजा रवि वर्मा को, ठीक है। तो राजकुमार किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को। शताब्दी पुरुष, देखो जब शताब्दी लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं ना इतने बीसी या इतने एडी, तो बीसी लिखा जाता है ना शताब्दी में, तो बीसी सान्याल। कैलेंडर आर्टिस्ट की जब हम बात करते हैं तो कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर कला शुरुआत में उन्होंने कैलेंडर मतलब पोस्टर बना करके उन्होंने अपना शुरू किया था, तो कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है एमएफ हुसैन को। और अगर एमएफ हुसैन ना हो तो कैलेंडर कला के जन्मदाता हैं राजा रवि वर्मा, तो राजा रवि वर्मा भी सही हो सकता है, ठीक है। कैलेंडर आर्टिस्ट, क्योंकि कैलेंडर कला देवी देवताओं के कैलेंडर को घर घर तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो राजा रवि वर्मा को जाता है। जबकि एमएफ हुसैन की बात करेंगे तो कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में या पोस्टर आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो शुरुआत में पोस्टर आर्टिस्ट के रूप में ही जाने जाते थे। अब फिर अगला है हमारे पास रचनात्मक चित्रकार, रचनात्मक कलाकार जिन्होंने नियम के विरुद्ध अपने हिसाब से पेंटिंग बनाई, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तो रचनात्मक चित्रकार कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। फिर इसके बाद आ जाता है प्रयोगात्मक चित्रकार। प्रयोगात्मक कलाकार में हम देखेंगे गगनेन नाथ टैगोर को, गगनेन नाथ टैगोर। घनवादी कलाकार, भारत का प्रथम घनवादी कलाकार भी नहीं कहा जाता है। वैष्णव संत या वैष्णव सिद्ध कलाकार, ये कहा जाता है क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, क्षितेंद्र मजूमदार, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। फिर रेखात्मक चित्रकार के हेब्बर, रेखात्मक शैली के लिए अपने जाने जाते हैं, तो होगा इनका रेखात्मक कलाकार किसे कहा जाता है? के हेब्बर को। फिर भारतीय कला का पैगंबर, भारतीय कला का जो पैगंबर है ये कहा जाता है यामिनी राय को। तो भारतीय कला के पैगंबर कौन है? यामिनी राय हैं, यामिनी राय हैं। भारत का पिकासो, भारत का पिकासो यामिनी राय को कहा जाता था सबसे पहले, यामिनी राय। फिर बाद में एमएफ हुसैन, एमएफ हुसैन को कहा जाता है। एमएफ हुसैन से पहले यामिनी राय को कहा जाता था, ठीक है। तो ये इतना इधर हमारे हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे तो रंगों का जादूगर, रंगों का जादूगर किसे कहा जाता है? रंगों के जादूगर के बाद मास्टर ऑफ माउंटेन मैन, मास्टर ऑफ द माउंटेन, मास्टर ऑफ द माउंटेन किसे कहा जाता है? उसके बाद अगला देखेंगे तो बाबू मोशाय किसे कहा जाता है? बाबू मोशाय किसे कहा जाता है? ये मेन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
मनीदा किसे कहा जाता है? मनीदा। मनीदा के बाद देखेंगे रंगवादी कलाकार। रंगवादी कलाकार। रंगवादी कलाकार के बाद किशन किसे कहा जाता है? किशन किस कलाकार को? प्रसिद्ध कलाकार हैं, ठीक है, किशन। दत्तू भैया किसे कहा जाता है? दत्तू भैया। दत्तू भैया किसे कहा जाता है? शिल्प गुरु व कला गुरु। शिल्प गुरु या कला गुरु किसे कहा जाता है? इसके बाद देखेंगे तो भारतीय आधुनिक पॉप कलाकार। भारतीय आधुनिक पॉप कलाकार किसे कहा जाता है? तो अब देखते हैं जल्दी जल्दी। रंगों का जादूगर किसे कहा जाता है? रंगों का जादूगर कहा जाता है निकोलस रोरिक को। निकोलस रोरिक को। यह भी हमने पढ़ा था, आधुनिक के कलाकारों को हमने कवर कराया था, तो उसमें ये काफ़ी चीज़ें तो उसी से आ रही हैं। मास्टर ऑफ द माउंटेन किसे कहा जाता था? निकोलस रोरिक को ही। बाबू मोशाय नंदलाल बोस को। बाबू मोशाय या मास्टर मोशाय? नंदलाल बोस को। किसने कहा था? शांति निकेतन के विद्यार्थियों ने, जो उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे, उन्होंने कहा था। मनीदा किसे कहा जाता है? मनीदा कहा जाता है के.जी. सुब्रमण्यम को। के.जी. सुब्रमण्यम को। के.जी. सुब्रमण्यम जी को कहा जाता है। रंगवादी कलाकार देखेंगे तो रंगवादी कलाकार ये कहा जाता है रजा को। रजा को। किशन आरा को कहा जाता है। फिर दत्तू भैया देवलालीकर को, इंदौर कला विद्यालय से संबंधित है, देवलालीकर। इसके बाद शिल्प गुरु व कला गुरु किसे कहा जाता है? अवनींद्र नाथ टैगोर को। अवनींद्र नाथ टैगोर को, सिर्फ सिद्ध कलाकार इन्हें ही कहा जाता है। अब आधुनिक भारतीय पॉप कलाकार, भारत में पॉप कलाकार भूपेन खक्खर को माना जाता है। भूपेन खक्खर। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ब्रिटिश सरकार ने राय साहब की उपाधि किसे दी थी? ब्रिटिश सरकार ने राय साहब की उपाधि किसे दी थी? राय साहब की उपाधि किसे दी थी? अंग्रेजों के द्वारा। तो इसमें हम देखेंगे यामिनी राय को अंग्रेजों के द्वारा राय साहब की उपाधि दी गई थी। यामिनी राय द्वारा। क्लियर है सभी को? तो ये वो मेन उपनाम है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे तो लिस्ट बहुत बड़ी है, मैटर की देखो कमी नहीं है, मैटर हर जगह पड़ा है, मैटर कहीं भी मिल जाए, किताबों में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, हर जगह है मैटर। संसाधन की कमी नहीं है, उसमें से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कब पढ़ना है, ये जरूरी है। तो आप जो भी चीजें मिलती हैं, एक जैसे मैं पहले भी कहा हूं, आप एक दिन में एक टॉपिक केवल पढ़ो तो एक महीने में 30 यूनिट मतलब बहुत चीजें कवर हो जाएंगी। और जो इस बात को नहीं मान रहे, मैंने उस दिन भी वीडियो एक बनाया था, उसमें मैंने ये बात बताई थी और आज भी वही बात कह रहा हूं। जो लोग सब पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एक महीना होने चला, क्या प्रोग्रेस है आपकी खुद देख लो।
और जिन लोगों ने डेली 1 यूनिट पढ़ाई की है उस दिन से, जब से मैंने बताया था, तो उनके अंदर से पूछो, वो खुद अभी जो सुन रहे होंगे मुझे, वो खुद उन्हें लग रहा होगा कि नहीं, इन आने वाले 10-20 दिन में जो भी दिन बीते हैं उसमें उनकी तैयारी कहाँ से कहाँ पहुंची है, जो कंटिन्यू एक दिन में एक ही टॉपिक कवर कर रहा होगा। क्योंकि समय हमें पर्याप्त मिला था, हम लेट कर रहे हैं, अब पढ़ने में हम देरी कर रहे हैं, हमें अब कंटिन्यू लग जाना चाहिए, एक तरफ से बड़े आराम से हम चीज़ों को कवर कर सकते हैं। और फिर एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको तैयारी खुद करनी है, क्योंकि जॉब आपकी है, नौकरी आपको करनी है, इसलिए सारा मार्गदर्शक आपको अपना खुद का ही करना होगा, खुद मार्गदर्शन खुद का करना होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आपसे क्या नहीं आता है, आपको क्या आता है, ये सब आपको ही खंगालना है। अगर आप अभी भी किसी से ये पूछ रहे हो कि मैं कैसे तैयारी करूं, तो फिर आप बहुत देर कर चुके हो। अगर अभी भी आपको ये पूछना पड़ रहा है कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करूं, तो इसलिए आप एक एक यूनिट पढ़ते चलो, बड़े आराम से, समय है, बहुत अच्छे से चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।